यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो कृषि आधारित समाज, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है कृषि आधारित समाज मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। तो रोजगार परक शिक्षा का अभाव। ठीक है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है रोजगार शिक्षा का अभाव। इसके बाद रोजगार परक शिक्षा का अभाव। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। तो कृषि जो है नगरीय समाज की विशेषता नहीं है, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया था। तो इलाहाबाद से किया गया था, प्रयागराज से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ये उत्तराखंड से है चिपको आंदोलन का संबंध। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। बीपी वाडिया ने मजदूर संघ की स्थापना की थी, बीपी वाडिया ने। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो ये बिहार में हुआ था, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 8 नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद है 10 नंबर, पूर्वाग्रह होता है तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, पूर्वाग्रह नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर है, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय किसे प्राप्त है। धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय औपनिवेशिक ताकतों को प्राप्त है। उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को केंद्रीयता प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। इसके बाद है 12 नंबर, समूह की विशेषताएं बताइए। समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, समूह निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके बाद में है दूसरा, समूह का निर्माण करने वाले लोगों के हित एवं रुचियाँ सामान्य होती हैं। समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद है 13 नंबर, एकल परिवार क्या है। तो एकल परिवार आधुनिक समाज की देन है। यह परिवार का सबसे छोटा स्वरूप है। इसके अंतर्गत पति और पत्नी के साथ उनसे जन्मे बच्चों को शामिल किया जाता है। इसके बाद है 14 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, भूमंडलीकरण की कोई दो एक केंद्रीय विशेषता बताइए। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता आर्थिक एकीकरण है, जिसमें व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के वैश्विक प्रवाह से देशों की परस्पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे वैश्विक बाजार विकसित होते हैं। इसके बाद है 15 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं। सामाजिक असमानता, समाज में संसाधनों, प्रतिष्ठा और अधिकारों को असमान वितरण। उत्तराधिकारिता, सामाजिक पदानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। गतिशीलता, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर है, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 15 जून 2005 को पारित हुआ तथा 13 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। यह कानून भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचाने का अधिकार देता है। इसके बाद है 17 नंबर, सामाजिक अनुसंधान के 4 चरण लिखिए। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण इस प्रकार है। पहला है समस्या चयन, शोध विषय और समस्या का निर्धारण। दूसरा, समीक्षा और परिकल्पना, पूर्व अध्ययन का विश्लेषण और परिकल्पना बनाना। डेटा संग्रह, सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रायोगिक विधियों से जानकारी जुटाना। डेटा विश्लेषण, संकलित आंकड़ों का मूल्यांकन। रिपोर्ट लेखन, निष्कर्ष प्रस्तुत करना। इसके बाद है 18 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए।
तो लिखेंगे आर्थिक परिवर्तन। पारंपरिक कुटीर उद्योग नष्ट हुए, कृषि पर आत्मनिर्भरता बढ़ी और ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी शोषण का शिकार बनी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक कानून और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से जाति व्यवस्था में बदलाव आया। स्त्री शिक्षा और समाज सुधार आंदोलनों को बढ़ावा मिला। इसके बाद 19 नंबर है आधुनिकीकरण की 2 विशेषताएं। तो आधुनिकीकरण के 3 या 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है इसमें से नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। इसके बाद है वन पंचायत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वन पंचायत ग्रामीण समुदायों द्वारा प्रबंधित संस्थाएं हैं जो वन संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। ये वन संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण में सहायक होती हैं। फिर है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर क्या कह रहा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत समाज में जनसंख्या वृद्धि के चरणों को दर्शाता है। यह 4 चरणों में विभाजित है, प्रारंभिक, स्थिर चरण, संक्रमण चरण, गिरावट, परिपक्वता चरण और स्थिरता चरण, ठीक है। फिर है वर्ग और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित सामाजिक विभाजन है जो व्यक्ति की आय, संपत्ति और पेशे से निर्धारित होता है। और जाति जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से पेशा, विवाह और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करती है। वर्ग गतिशील होता है जबकि जाति अपेक्षाकृत स्थिर और आनुवंशिक होती है। इसके बाद है 23 नंबर, जनजाति समस्याओं के निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भूमि अधिकार से जुड़े कई प्रयास किए हैं। पंचायती राज अधिनियम का वन अधिकार अधिनियम, आरक्षण नीति, विशेष केंद्रीय सहायता योजना और एकलव्य विद्यालय जैसी पहल उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। इसके बाद है 24 नंबर, राष्ट्र हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कीजिए। क्षेत्रवाद राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बाधा बनता है क्योंकि यह संकीर्ण क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखता है। इससे जातीय संघर्ष, संसाधनों पर विवाद, असमान विकास और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। क्षेत्रवाद अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म देकर राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। संचार माध्यम सामाजिक जीवन में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रमुख साधन है। ये जनमत निर्माण, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाने, नीतियों पर बहस, आपदा प्रबंधन और वैश्विक घटनाओं से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध विचार करें। औद्योगिकरण और नगरीकरण परस्पर जुड़े हैं। उद्योग के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं जिससे ग्रामीण लोग शहरी की ओर प्रवास करते हैं और नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। यही नगरीकरण उद्योगों को कुशल श्रम बाजार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे औद्योगिकरण को गति मिलती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण के किस प्रकार से भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया। तो चलिए देखते हैं। भूमंडलीकरण और उदारीकरण ने भारतीय उद्योगों पर व्यापक प्रभाव डाला है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गया जिससे विदेशी निवेश और आधुनिक तकनीक का प्रभाव बढ़ा। इससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ, लेकिन कई छोटे और पारंपरिक उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से घरेलू उद्योगों की चुनौतियां मिली, लेकिन साथ ही भारतीय कंपनियों को नए अवसर भी मिले जिससे आईटीआई, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में तेजी आई। निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन सस्ते आयात से कुछ उद्योग को नुकसान भी हुआ। कुल मिलाकर भूमंडलीकरण और उदारीकरण ने भारतीय उद्योग को आधुनिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाजार के अनुकूल बनाने में मदद की। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, भारत में भूमि सुधार के महत्व की चर्चा कीजिए। तो भारत में भूमि सुधार का महत्व कृषि उत्पादन बढ़ाने, सामाजिक न्याय स्थापित करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में अहम रहा है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के तहत जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, जिससे किसानों को सीधा भूमि का स्वामित्व मिला। आगे लिखेंगे, भूमि सीलिंग कानूनों के माध्यम से बड़े भू स्वामित्व को सीमित किया गया और भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित की गई। इससे किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ। पट्टेदारी सुधारों ने बटाईदारों को अधिकार दिए जिससे उनका शोषण कम हुआ। भूमि सुधारों से हरित क्रांति को बढ़ावा मिला और खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। हालांकि आज भी भूमिहीनता और असमान वितरण की समस्याएं बनी हुई हैं जिसके समाधान के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है, ग्रामीण भारत में समाज परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। तो ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन
बीते दशकों में शिक्षा, तकनीकी, औद्योगिकरण और सरकारी नीतियों के प्रभाव से तेजी से हुआ है। जाति व्यवस्था और पारंपरिक मान्यताओं में ढील आई है, जिससे समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है। शिक्षा और जागरूकता के कारण महिलाएं और दलित समुदाय मुख्य धारा में आ रहे हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं ने आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाया है। संचार और डिजिटल क्रांति ने गांव को शहरी समाज से जोड़ा है, जिससे नई सोच और अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि कई चुनौतियां जैसे बेरोजगारी, गरीबी और असमानता बनी हुई है। सतत विकास और समावेशी नीतियों के लिए ग्रामीण भारत को और सशक्त बनाया जा सकता है। इसके बाद अथवा करके दिया है, भूमि सुधारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए देखते हैं। भूमि सुधार उन नीतियों और उपायों का समुच्चय है जिनका उद्देश्य भूमि के अधिक न्यायपूर्ण वितरण और उपयोग को सुनिश्चित करना है। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की शुरुआत जमींदारी प्रथा समाप्त करने से हुई, जिससे किसानों को सीधा भूमि का स्वामित्व मिला। इसके बाद भूमि सीमा अधिनियम लागू किया गया, जिससे बड़े भूस्वामियों की अतिरिक्त भूमि लेकर गरीब किसानों को दी गई। बटाईदारों का अधिकार देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी सुधार किए गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे है, इन सुधारों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों का सशक्तिकरण हुआ और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। हालांकि भूमि वितरण की असमानता और प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर है, क्या कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक मजबूत आधार है जो समानता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना करता है। इसमें दिए गए मूल अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार समाज में भेदभाव को कम करने में सहायक है। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता समाप्त कर सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। ठीक है। DPSP के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रावधान किए गए। आगे लिखेंगे, संविधान ने महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण और विशेष अवसर प्रदान किए। सामाजिक न्याय और प्रगति के माध्यम से संविधान भारत में सतत सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला क्या पूछ रहा है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय समाज में आधुनिकीकरण ने जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं। शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और उद्योगों में प्रगति से समाज अधिक गतिशील और विकसित हुआ है। महिलाओं में भागीदारी बढ़ी है, पारंपरिक रूढ़ियों में कमी आई और शहरीकरण तेज हुआ। सूचना क्रांति और वैश्वीकरण ने अवसर पैदा किए, लेकिन पारंपरिक संस्कृति पर भी प्रभाव डाला। परिवार प्रणाली में परिवर्तन आए, जिससे संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा। इसके आगे लिखेंगे, हालांकि आधुनिकीकरण के कारण उपभोक्तावाद, नैतिक मूल्यों में गिरावट और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां भी सामने आई। संतुलित विकास के लिए आधुनिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।